हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर सेलुलर रेस्पिरेशन में हम पढ़ेंगे नया टॉपिक दैट इज रेस्पिरेटरी रिएक्शंस आर एम्फेबॉलिक पाथवे। इसका सिंपल मतलब क्या है कि हम जो भी रेस्पिरेटरी फ्यूल कंज्यूम करते हैं वो फाइनली लास्ट में इन द एंड एक ही पाथवे से क्या है पास ऑन होंगे और जिससे क्या है हमें एनर्जी रिट्राइव होगी। सो जो भी आप एनर्जी मॉलिक्यूल कंज्यूम करते हैं, रेस्पिरेटरी फ्यूल कंज्यूम करते हैं, सो फाइनली उनके पाथवे क्या है आपस में लिंक्ड है। सो वही एम्फिबॉलिक पाथवे यहाँ पर कहलाता है। देखिए याद कीजिए, अगर हम ग्लाइकोलाइसिस को मेमोराइज करें, सो ग्लूकोज को फाइनली हमने पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन किया था। तो सेम ऐसे ही हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन अमाइनो एसिड्स में होता है। अमाइनो एसिड भी पायरुविक एसिड में क्या हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। किस तरीके से? बाय द डीएमिनेशन, that means the removal of amino group from the amino acids and still carboxylic group, carboxylic acid group present है, remain present, and इसकी वजह से it can be converted into pyruvic acid। किसमें कन्वर्ट हो सकता है? पायरुविक एसिड में। सो अमाइनो एसिड को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया जा सकता है एंड देन एसिटाइल को ए और फिर क्रेब साइकिल, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। सो मींस अगर आप ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, सो क्रेब साइकिल रन हो रहा है। अगर आप प्रोटीन्स कंज्यूम करते हैं एज ए एनर्जी डाइट, सो अमाइनो एसिड से होते हुए वो भी क्रेब साइकिल में क्या है, फाइनली पहुंचेगा। सो जब एक अमाइनो एसिड पायरुविक एसिड में चेंज होता है तो हमें 15 एटीपी मिलती है। स्टार पॉइंट, व्हेन वन अमाइनो एसिड changes or converted into pyruvic acid, we will get 15 ATP। So एक अमाइनो एसिड जब एक पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा तो हमें 15 ATP मिलेंगे। सो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है, ये हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम फैट की। फैट जब ब्रेक डाउन होगा तो उससे बनेगा ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। ग्लिसरॉल का फर्दर ब्रेकडाउन होने के बाद उससे बनेगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और ये इंटर कन्वर्टिबल है किसमें? ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। एंड जो फैटी एसिड्स हमारे पास प्रेजेंट हैं उसका भी कन्वर्जन यहीं पर होगा। तो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, देन पायरुविक एसिड, then acetyl CoA, and then further into what? Into the Krebs cycle. Fatty acids acetyl CoA में कन्वर्ट हो सकते हैं by the beta oxidation of fatty acids। अगर फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन हो सो एसिटाइल CoA में उनकी क्या होगी? कन्वर्जन होगी। सो सेम अगर हम बात करें मोनोग्लिसराइड फैट की, इसका मतलब क्या है कि जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो एक फैटी एसिड चेन और एक ग्लिसरॉल हमें क्या है मिलेगा। अगर हम बात करें डाइग्लिसराइड की, सो 2 फैटी एसिड चेन प्लस एक ग्लिसरॉल। अगर हम बात करें ट्राई
ग्लिसराइड फैट की, सो 3 फैटी एसिड चेन प्लस 1 ग्लिसरॉल। सो अगर मैं नेट एनर्जी फॉर्मेशन की बात करूं फ्रॉम 1 ग्लिसरॉल, अगर मैं एक ग्लिसरॉल से बात करूं कि कितनी एटीपी बनती है, तो इट इज अराउंड 20 एटीपी। तो 20 एटीपी हमें क्या है, मिलेंगी। वहीं अगर मैं बात करूं फ्रॉम 1 फैटी एसिड, सो 12 एटीपी हमें मिलेंगे। सो इसी हिसाब से हम देख सकते हैं कि ग्लिसराइड फैट है या डाइग्लिसराइड फैट है या मोनोग्लिसराइड है, सो उसमें हमें एनर्जी कितनी मिलेगी। तो फैटी एसिड से हमें पता है कि 12 एटीपी मिलेंगे और एक ग्लिसरॉल से मिलेंगे 20 एटीपी। तो उसी हिसाब से हम एडिशन क्या है, शो करते जाएंगे। तो देखते हैं, दैट मीन्स फ्रॉम मोनोग्लिसराइड फैट 20 plus 12, that is 32 ATP. From diglyceride fat 20 plus 12 plus 12, दो बार 12 इसलिए ऐड किया है क्योंकि फैटी एसिड चेन इसमें दो होती है। सो 44 ATP। एंड फ्रॉम द ट्राइग्लिसराइड फैट 20 plus 12 plus 12 plus 12, क्योंकि तीन फैटी एसिड चेन है, सो 56 ATP आर देयर। तो 56 एटीपी हमें क्या है, मिलते हैं इस केस में जब हम ट्राइग्लिसराइड फैट की पूरी डिग्रेडेशन देखते हैं, ये चीज। वहीं अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट की, जिसमें जैसे हमने ग्लूकोज की बात की थी, फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट वी विल गेट 36 एटीपी। एंड वहीं अगर मैं बात करूं फ्रॉम अमाइनो एसिड, ध्यान रखिएगा मैं प्रोटीन की बात नहीं कर रहा क्योंकि प्रोटीन में बहुत सारे अमाइनो एसिड होते हैं। यहाँ मैं एक सिंगल अमाइनो एसिड की बात कर रहा हूँ जो मिलते हैं हमें 15 एटीपी। सो मान लो अगर मैं एक प्रोटीन आपको दूं, उस प्रोटीन में क्या है, 20 अमाइनो एसिड्स लगे, तो ऑब्वियस आप समझ सकते हैं कि कितनी एनर्जी आपको वहां से मिलेगी। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि एनर्जी क्या है, हमें अलग अलग रेस्पिरेटरी फील्ड में अलग अलग तरीके से मिलती है। तो अमाइनो एसिड से 15 एटीपी, सिंगल अमाइनो एसिड से। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो सिंगल है उससे 36 एटीपी, जैसे हमने ग्लूकोज के केस में बात की, ग्लाइकोलाइसिस। और फैट का हम स्टडी कर चुके हैं, मोनोग्लिसराइड फैट, डाइग्लिसराइड और द ट्राइग्लिसराइड फैट्स। Next topic, we have the respiratory quotient. Next topic क्या है, हमें पढ़ना है respiratory quotient। इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक रेस्पिरेटरी फ्लूइड को ब्रेक डाउन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कितनी CO2 रिलीज है। सो वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ O2 एब्जॉर्ब। कब, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कितनी CO2 रिलीज हुई है और कितनी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुई है, ये चीज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन दैट इज RQ कहलाता है। सो ये अलग अलग रेस्पिरेटरी फ्यूल के लिए हम निकालते हैं। जैसे अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, RQ फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे एग्जांपल लेते हैं C6H12O6। अगर मैं ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता हूँ, सो फाइनली मुझे एक बैलेंस तरीके से इस तरीके से रिएक्शन मिलती है और साथ में मिलती है एनर्जी। सो देखिए, प्रोडक्ट में CO2 6 है और रिएक्टेंट में ऑक्सीजन भी क्या है, 6 है। तो फाइनल आंसर क्या है, 1। जैसे एग्जांपल की हम बात करें, पोटैटो, राइस,
इनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, अगर उनका आप आरक्यू चेक करेंगे तो उनका आरक्यू क्या आएगा 1, क्योंकि जितनी CO2 रिलीज हो रही है उतनी ही ऑक्सीजन क्या है एब्जॉर्ब हो रही है। अगर हम फैट की बात करें, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं फैट में, ट्राई पाल्मिटिन फैट, अगर इसकी रिएक्शन देखें लाइक C51H98O6 plus oxygen is there, CO2, water and the energy. So इस केस में अगर हम इसकी फाइनल बैलेंस रिएक्शन देखते हैं तो हमें 102 CO2 मिलते हैं, 145 कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन, 2 molecule of tripalmitin are required, 98 water molecules are released. So finally we get 102 CO2 upon 145 O2. So final answer is 0.7. So फैट के लिए क्या होता है, जो RQ वैल्यू आती है वो आती है 0.7. For the fat we get the RQ value is 0.7, and for the protein RQ value is 0.9. प्रोटीन के लिए RQ वैल्यू कितनी होती है 0.9. ऐसे डिफरेंट सब्सटेंसेस और हैं हमारे पास, जैसे अगर हम बात करें ऑर्गेनिक एसिड्स की तो इनका RQ वैल्यू कैसे होगा, जैसे देखिए C double bond OH twice O2 gives us the CO2 and the water and the energy. Two molecules here. So finally we get 4 CO2 upon single oxygen. So answer is 4. So RQ value is 4 here. RQ वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाती है 4. सो इस तरीके से डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्सटेंस पढ़ रहे हैं. अगर हम बात करें एनारोबिक रिएक्शन की, किसके एनारोबिक फर्मेंटेशन जैसे रिएक्शन, इन एन एरोबिक रिएक्शन, तो एनारोबिक रिएक्शन में ऑक्सीजन होती ही नहीं, तो C6H12O6 2CO2 प्लस 2C2H5OH प्लस एनर्जी हमें मिलती है. तो 2CO2 हो गया अपॉन ऑक्सीजन 0 हो गई, तो किसी भी पार्ट को 0 से डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट वैल्यू. तो RQ इज इनफाइनाइट. RQ क्या हो जाता है इनफाइनाइट. अगर सक्लेंट प्लांट्स की बात करें, इन सक्लेंट प्लांट्स C6H12O6 ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन, C4H6O5 will form and water will be there, energy. So 3 2. सो फाइनली जो हमारे पास CO2 का कंपाउंड बनेगा वो इससे बनता है. तो कितने हैं बैलेंसिंग में हमारे पास 3, तो 3 CO2 अपॉन 3 O2. ठीक, लेकिन ये डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं हो रही यहाँ पे किसकी CO2, तो इसी वजह से हम यहाँ पर CO2 मेंशन ही नहीं कर पाते. तो फाइनली हमें क्या है CO2 एज ए प्रोडक्ट नहीं मिला. इसको फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे तो एक अलग बात है, लेकिन सक्लेंट प्लांट्स के अंदर हमें क्या है CO2 रिलीजमेंट नहीं देखने को. तो इसी वजह से ये चीज यहाँ मेंशन करनी पॉसिबल नहीं होगा. सो फाइनली 0 CO2 विल बी फॉर्म एंड 3 O2 विल बी देयर. सो अगर आप 0 को किसी से भी डिवाइड करते हैं तो आंसर आपका क्या आता है 0. सो ये था सक्लेंट प्लांट्स के लिए. द RQ वैल्यू ऑफ द सक्लेंट प्लांट्स इज 0. Important point that the RQ value of balanced diet, बैलेंस डाइट जिसमें हम क्या है हर चीज कंज्यूम करते हैं, जैसे जिसमें हम प्रोटीन्स भी खाते हैं, हम उसमें फैट्स भी कंज्यूम करेंगे, हम उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी लेंगे. हम यहाँ पर सिर्फ रेस्पिरेटरी फ्यूल्स लिख रहे हैं,
नॉर्मल जो हम डेली बेसिस पे करें। तो आरक्यू वैल्यू फॉर द बैलेंस डाइट के लिए आरक्यू वैल्यू की वैल्यू होती है 0.85। ये इंपॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट के लिए आर की वैल्यू कितनी है 0.85। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर सेलुलर एस्पायरेशन कंप्लीट।